हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। यहाँ पर आंसर देखने से पहले आप लोग एक काम कीजिएगा कि खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके, और लास्ट में आप लोग देखिएगा कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन आप लोगों के गलत हो रहे हैं। इससे आपको कई फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि क्वेश्चन आपका गलत हुआ है तो क्यों हुआ है। दूसरा, आप लोग खुद कारण ढूंढ करके उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उससे रिलेटेड आपके कई क्वेश्चंस और तैयार हो जाएंगे। तीसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि आप क्वेश्चन पढ़ना सीख लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं पूरा, सीधा हम लोग आंसर पे पहुंच जाते हैं। जबकि यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को पहले बखूबी पढ़ें, अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझें कि यहाँ पर वो कह क्या रहा है। असत्य पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है नहीं है, क्या नहीं है, कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है, क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ हैं। अगर इस तरीके से पढ़ करके आंसर दिया जाता है तो संभावनाएं कम होती हैं कि क्वेश्चंस कम गलत हों, या आप ये कहिए कि सिली मिस्टेक कम हो। सिली मिस्टेक होता क्या है? वही होता है ना कि जिसको हम अच्छी तरीके से जानते हैं फिर भी आंसर गलत दे करके चले आते हैं। और फेल होने का रीज़न भी सबसे बड़ा यही होता है, क्योंकि फेल आप उससे नहीं होते हैं कि वो क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा है। फेल आप उससे होते हैं कि आते हुए क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं। 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से अगर किसी का रिजल्ट रुकता है तो उससे पूछिए कितना दर्द होता है। तो यही चीज़ है कि आप लोग ये सिली मिस्टेक मत कीजिए। सबसे पहला काम तो आप लोग यही कीजिए कि अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को पढ़िए। पढ़ने के बाद से आंसर देंगे तो गलत होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर को। तो इसका जो आंसर है वो है बायोनिक्स कहते हैं। और बायोनोमिक्स किसे कहते हैं? तो जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को कहते हैं। अध्ययन को कहते हैं बायोनोमिक्स। और नोमी यानी नियमों का अध्ययन, यानी जीवन के नियमों का अध्ययन किया जाता है इसमें। और बायोमेट्री, इसमें क्या होता है? इसमें गणित या कहें कि सांख्यिकी तकनीकों के द्वारा जीवों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एंथ्रोलॉजी कहते हैं फूलों के अध्ययन को। फ्लोरिकल्चर मत ले लीजिएगा, फ्लोरिकल्चर कहते हैं फूलों की खेती को। यहाँ पर अध्ययन पूछ रहा है, वो पूछ रहा है फ्लोरिकल्चर, कल्चर आ रहा है, कल्चर, एग्रीकल्चर क्या होता है? ये सब खेती ही तो होती है। तो यहाँ पर लॉजी पूछ रहा है, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो ये इसका फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। नेक्स्ट है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। अगला है निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? यह है जनांकिकी। फिर है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं एथनोलॉजी। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? यहाँ पर पूछा सबसे बड़ा स्तनपायी, वो है व्हेल मछली। उड़ने वाला स्तनपायी है, ये है चमगादड़। और ये पक्षियों के वर्ग में नहीं आता, ये आता है प्राणी में।
तो इसमें से ये भी क्वेश्चन पूछा है कि कौन इनमें से कौन सा पक्षियों के वर्ग में नहीं आता, तो चमगादड़ नहीं आता, ये प्राणी वर्ग में आता है। अगला है निशंस प्राणी कौन सा है, निशंस ये है आपका व्हेल। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है, यहाँ पर पूछ रहा नहीं है, तो इसमें से आंसर होगा आपका केकड़ा। क्यों? क्योंकि केकड़ा का जो क्लास है, जो इसका वर्ग है, ये किस वर्ग से आता है, ये आता है मलैको स्ट्रेका, मेलैको स्ट्रेका। और बाकी के जो 3 हैं वो आते हैं एरेक्निडा। हालांकि इतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नहीं पूछेगा, बस आप तो थोड़ा सा लॉजिक लगा लीजिएगा कि केकड़ा जो है वो कहाँ रह सकता है, पानी में भी रहता है, ज़मीन पर भी चलता है, लेकिन दीवार पे तो नहीं चल सकता ना। लेकिन बिच्छू, बरूथी और मकड़ी ये तीनों क्या करते हैं, दीवार पर चल सकते हैं। तो ऐसे आप लोग इसको ध्यान रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, यहाँ पर पूछ रहा है कि कीट नहीं है, तो ये मकड़ी कीट नहीं है, क्योंकि सामान्यतः जितने भी कीट वर्ग में आते हैं उनमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, 3 जोड़ी पाद पाए जाते हैं। लेकिन एकमात्र मकड़ा ऐसा जीव है, ऐसा कीट है जिसमें 4 जोड़ी पाद पाए जाते हैं। इनमें 6 टांगे होती हैं और इनमें 8 टांगे होती हैं। मटर पौधा है, क्या है, तो शाक है, मटर पौधा शाक है। केसर होता है सूखा मिश्रण, यानी केसर किसका सूखा मिश्रण होता है, तो ये होता है फूल के बीज बनाने वाले भागों का। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ पर पंखुड़ियाँ दिया है, तो ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि पंखुड़ियों का ही होगा, लेकिन पंखुड़ियों का नहीं होता है, ये फूल के बीज बनाने वाले भागों का होता है। पादपकली है, पादपकली क्या है, यह एक भ्रूणीय टहनी है। पादपकली एक भ्रूणीय टहनी है, तो ध्यान रखना आप लोग, क्या है, टहनी है। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है, यानी अब किससे इलाज किया जाता है, तो वह है क्लोरोक्विन से। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, यहाँ पर है लेग हीमोग्लोबिन, यहाँ पर मानव मत मारिएगा, यह है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, लेग से लेग्यूम। खमीर एक उदाहरण है किसका, यह है कवक का। अगला है कपास का प्रमुख घटक है, कपास का प्रमुख घटक है वो है सेलुलोज। अफीम का मुख्य अवयव है अफीम का, यह है मार्फिन। अफीम का वास्तविक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है, ये कई बार पूछा है एग्जामों में। अभी हाल में जो बीपीएससी AAO का हुआ है, AAO का, उसमें भी पूछा था ये। तो ये है उत्परिवर्तन का। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते, किन में नहीं होते, तो ये छिपकली में नहीं होते। और छिपकली किस वर्ग में आता है, तो ये आता है सरीसृप वर्ग में। और सरीसृप वर्ग में जितने भी लोग आते हैं उनमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का निर्धारण किसके वजह से होता है, तो तापमान की वजह से। ताप के ऊपर निर्धारण होता है इनके लिंग का, ताप के ऊपर निर्भर। ताप के ऊपर निर्भर होता है इनके लिंग का निर्धारण। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, ये जब हम लोग साइंस पढ़ रहे थे बायो, तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार से भिन्न होती है, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि कठोर होती है और बाह्य आघातों से ये बचाती है पौधों को, पेड़ों को। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, जंतु कोशिका में देखिए क्वेश्चन सेम है,
क्वेश्चन सेम है, आंसर भी सेम है, बस यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया है, जंतु को पहले कर दिया है, यहाँ पर पादप को पहले कर दिया है, फिर पूछ लिया। आंसर तो सेम ही होगा इसका। उसमें भी सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? लसिका कोशिकाएं किस में बनती हैं? तो ये बनती हैं तिल्ली में, तिल्ली में बनती हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, यानी हमारे तंत्र में अधिकतम क्या पूछ रहा है? एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, तो वह है आपका क्रेब्स चक्र। वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? ये पूछ रहा है वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक। यहाँ पर आप लोगों के एक एक शब्द को अच्छे तरीके से समझ के पढ़ के चलना है। तो ये है ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये आधारित है लैंगिक जनन पे, लैंगिक जनन पे। ये देख सकते हैं कितनी बार यहाँ भी पूछा हुआ है एग्जाम में। जीनोम चित्रण है, इसका संबंध किससे है? जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? तो ये है जीनों के चित्रण का। जीन है, क्या है जीन? ये डीएनए का एक भाग है, या डीएनए और हिस्टोन का एक भाग है, डीएनए आरएनए और हिस्टोन का एक भाग है, या उपरोक्त सभी? तो ऐसे क्वेश्चन से भी आपको बचना है। यहाँ पर आंख बंद करके ये नहीं लिखा के आना है कि उपरोक्त सभी, ये ओनली डीएनए का ही एक भाग होता है जीन। अगला है, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? यानी क्या है जो जीन के लक्षणों को नियंत्रित करता है? तो ये है आपका डीएनए। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? यहाँ पर पूछा है इकाई को, तो ये कहते हैं हम जीन को। आनुवंशिकता की इकाई जीन ही होती है। फिर है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता? यहाँ पर पूछ रहा है एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। एडेनिन, टाइरोसिन, गुआनिन और साइटोसिन। तो आप सभी को पता है डीएनए में क्या क्या पाया जाता है? एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, तो साइटोसिन होता है, लेकिन टाइरोसिन नहीं हम लोगों ने पढ़ा है, तो टाइरोसिन नहीं होता। डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज किसने की? तो यहाँ पर दिया है जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, ग्रेगर मेंडल, जोहानसन या हरगोविंद खुराना। तो ये होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऐसा इसलिए माना जाता है, ज़्यादातर लोग तो इसको मान के जाते हैं जेम्स वाटसन को। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि सबसे पहले जो डीएनए को देखा था, डीएनए की पहचान जिसने सबसे पहले की थी, सबसे पहले वो थे फ्रेडरिक मिसर। तो इस आधार पर ये नहीं माना जाता है कि डीएनए की खोज इन्होंने किया है। हाँ, इन्होंने किया है डीएनए के संदर्भ में खोज तो किया, बट किसका किया है? तो इन्होंने डीएनए के कुंडलीकार विन्यास को प्रस्तुत किया था। डबल हेलिक्स मॉडल जिसको कहते हैं, विन्यास को प्रस्तुत किया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? देख रहे हैं आप लोग कि मतलब कितना पूछा है। अगर पूछ लेता है तो मानते हैं हाँ एनाबीना है, एजिटोबैक्टर है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन बना के दे देगा बीपीएससी में, तो बस लगा के चले जाएंगे यही है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि नहीं है। तो सभी को पता है कि नोस्टॉक भी है, एनाबीना भी है, एजिटोबैक्टर भी है, लेकिन माइक्रोराइजा नहीं है, क्योंकि ये तो सहजीवी का संबंध बनाता है। अगला है कि इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? सहायक नहीं है। तो सभी को पता है कि जितने भी दाल वाले पौधे होते हैं उनमें तो ऑलरेडी रहता ही है, लेकिन धान में नहीं होता।
इसलिए तो हम लोग इसमें यूरिया या नीलहरी शैवाल या फिर एजोला आदि का प्रयोग करते हैं ताकि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो सके। अगला है 2,4-D क्या है? 2,4-D क्या है? एक कीटनाशक, एक विस्फोटक, एक कवकनाशी, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये है इसमें आंसर है इसका एक खरपतवारनाशी है ये, खरपतवारनाशी। अगला है हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है? अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा मांसपेशी व अंगों का, या जल का? तो सभी को पता है कि हमारे शरीर में लगभग 70% जल होता है, जल का मात्रा होता है। तो जाहिर सी बात है जब इतना ज़्यादा हो रहा है तो आंसर भी इसका जल ही होगा। हड्डी पे मत जाइएगा आप लोग कि हड्डी मोटी होती है, कठोर होती है तो इससे वेट ज़्यादा होगा इसमें, तो इसका आंसर अस्थि ही होगा, नहीं ये जल होगा। अगला है कि एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है, कितना होता है? तभी हम लोगों ने ऊपर देख लिया कि लगभग 70 होता है, तो 10 तो होगा नहीं, 30 भी नहीं होगा, 75 भी नहीं होगा, क्योंकि तो लगभग में हमने देखा 70, तो ये ज़्यादा ऊपर हो जा रहा है, 75 हो जा रहा है, तो इसका आंसर सी होगा। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है, सर्वाधिक प्रचुरता से, वो है ऑक्सीजन। अगला है मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रचुरता में, और यहाँ पूछ रहा है मात्रा में, तो मात्रा में है फास्फोरस और प्रचुरता में है तो ऑक्सीजन। यहाँ पे शब्दों को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, शब्दों पे ध्यान। ये कह सकते हैं कि अंतर क्या है दोनों में, तो बस शब्दों का ही खेल है इसमें, बस एक एक शब्द का। यहाँ पर पूछ लिया प्रचुरता, यहाँ पे पूछा है मात्रा। अगला है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 28 अस्थियां होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? यहाँ पे पूछा लवण, मैग्नीशियम तो होगा नहीं, सोडियम भी नहीं होगा, इसका आंसर है आपका कैल्शियम फॉस्फेट। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो ये होते हैं 12 जोड़े। यहाँ पर पूछ लेगा कि पसलियों की संख्या कितनी होती है? संख्या तो वो होगा 24। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है, सरंध्री होती है, या ठोस होती है, या कीलक होती है? तो इसका जो आंसर है वो है कि ठोस होती है। प्रत्यस्थ या कह सकते हैं इलास्टिक ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कहते हैं स्नायु, लिगामेंट। फिर है मानव शरीर में पादप का अधिकांश भाग, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन का जो अधिकांश भाग है वो छोटी आंत में संपन्न होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, बड़ी आंत में नहीं, छोटी आंत में संपन्न होता है। लार निम्न में से किसकी पाचन में सहयोग करती है? लार किसकी पाचन में सहयोग करती है? तो वो करती है स्टार्च के पाचन में। और लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है? तो वो पाई जाती है एमाइलेज। और इसका काम क्या होता है? तो भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को नष्ट करती है। नष्ट करता है, ये इसका कार्य होता है। अगला एंजाइम एक क्या है? विटामिन है, बैक्टीरियम है, बायो उत्प्रेरक है, या वायरस है? तो ये एक प्रकार का बायो उत्प्रेरक है। एंजाइम मूलतः क्या है? अब यहाँ पर देखिए, इसमें बोला कि यहाँ
एंजाइम एक बाह्य उत्प्रेरक है, और यहाँ भी पूछ लिया घुमा करके, बस एक शब्द यहाँ पर और जोड़ दिया कि एंजाइम मूलतः क्या है, तो ये है प्रोटीन। एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। और देखिए ये कितनी बार पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है, यानी ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए कौन सा एंजाइम प्रेरित करता है, तो ये है जाइमेज। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो वो है एंजाइम। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यकृत का कार्य है, यानी किस एक की उत्पत्ति यकृत करता है, तो ये है यूरिया। यकृत यूरिया। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचन एंजाइम नहीं है, तो ये है आपका गैस्ट्रिन। ये एक हार्मोन है, हार्मोन ना कि एंजाइम। बाकी तीनों एंजाइम है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, ये है आपका ट्रिप्सिन। ये अभी जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, यानी स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, वो है आपका एमाइलेज। अगला है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो इसका आंसर है सी, प्रोटीन को अमीनो अम्लों में। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? अब देखिए ये नहीं पता है कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा, लेकिन इतना पता है कि किसी भी चीज़ का 3 फेज़ होता है। एक तो होता है, या कह सकते हैं किसी भी भाग को हम तीन भाग में बांटते हैं। सबसे पहले तो हम बांटते हैं उच्च, मध्य और निम्न। तो देखिए मध्य बीच में आ गया, तो हमको बाकी का तो नहीं पता कौन आगे कौन पीछे है, तो बस इसी को आंसर कर दीजिए आप, यही है इसका आंसर। अगला है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, यानी कहाँ पर भंडारित रहता है ये, तो ये रहता है यकृत में। अगला है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है, किसके रूप में होता है? कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में होता है, वसा के रूप में होता है, प्रोटीन के रूप में होता है, या ग्लाइकोजन के रूप में होता है? तो ये होता है ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है ग्लाइकोजन के रूप में। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है? तो पित्त का संचय होता है पित्ताशय में। लेकिन अगर पूछ ले कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, निर्माण कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपका यकृत में। तो संचय कहाँ पे होता है? पित्ताशय में। संचय होता है पित्ताशय में, लेकिन कहेगा कि निर्माण कहाँ पे होता है, तो वो होता है यकृत में। फिर विटामिन्स क्या हैं? विटामिन्स क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव, या इनमें से कोई नहीं? तो ये होते हैं आपके कार्बनिक यौगिक। अगर आपको इसमें और इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक, ये तो होगा नहीं दोनों। अकार्बनिक में अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो थोड़ा सा ऐसा ध्यान रख लीजिएगा कि जितने भी फल वगैरह होते हैं, सब्जियां होती हैं, उन सारे में विटामिन्स पाए जाते हैं। और जितने भी फल सब्जियां होती हैं कहाँ उगते हैं, तो भूमि पर उगते हैं। भूमि में ऑब्वियसली जो जीवाश्म वगैरह होते हैं, जब उनका अपघटन होता है तो कार्बन के रूप में, ह्यूमस के रूप में ही होते हैं। तो इस तरीके से मिट्टी में कार्बन पाई जाती है। फल सब्जी ये सब मिट्टी में ही उगते हैं, तो इस तरीके से कार्बनिक यौगिक कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा कैसे भी उल्टा सुल्टा लॉजिक लगा करके। अगला है कि निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? सहायक आहार कारक, तो ये कहा जाता है विटामिन को। और विटामिन की खोज किसने की थी? तो वो फंक के द्वारा किया गया था। फंक खोजकर्ता फंक। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? यानी किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो ये करता है लौह के अवशोषण में। अगला है कि निम्नलिखित
विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो आप लोगों का ध्यान सबसे पहले तो विटामिन डी पे जाएगा, क्योंकि सभी को पता है कि विटामिन डी हमको धूप से मिलती है, लेकिन नहीं, इसका आंसर है विटामिन सी। इसका भंडारण हमारे शरीर में नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन के। विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है? तो इसमें आंसर आपका ये अगर बिहार में आता है, हालांकि उत्तराखंड में आया था तो इसको बाहर कर दिया था क्वेश्चन का आंसर मानने से, क्योंकि इनकी कमी से दो रोग होते हैं, एक तो रिकेट्स होता है और एक सी वाला होता है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये बीपीएससी में क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ई होगा, ऑप्शन ई होगा। उत्तराखंड में इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? यानी किस में कोबाल्ट पाया जाता है? तो B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ये देखिए कितनी बार पूछा है इसको। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, तो ये कहते हैं विटामिन D2 को। फिर थायमीन है, क्या है? यह है विटामिन B1। थायमीन है विटामिन B1। एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग, स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है बेरी रोग होगा, उसको सूखा रोग होगा और स्कर्वी का रोग होगा। तो सबसे लास्ट में आएगा आपका स्कर्वी, तो ई और के तो आएगा नहीं। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, और सूखा रोग विटामिन डी की कमी से, ए भी नहीं आएगा क्योंकि ए की कमी से रतौंधी होता है। तो आंसर हो गया आपका बी। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो वो होगी 4000 किलो कैलोरी की। अगला है, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो है फास्फोरस। कैसीन दुग्ध होता है, क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। स्टार्च है एक, क्या है स्टार्च? तो ये है पॉलीसैकेराइड। अगला है कि दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के अतिरिक्त पूछ रहा है। एक तो दूध में तो दो तो पाए ही जाते हैं, पहला तो खुद ही बता रहा है कि प्रोटीन पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित हैं, यानी और क्या इसमें सम्मिलित हैं? तो वो है आपका कैल्शियम और पोटेशियम। फिर है कि अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ, यहाँ पर पदार्थ के बारे में पूछ रहा है, ना कि भार के बारे में पूछ रहा है। तो ये है लगभग 80% पदार्थ है किसका? तो ये है प्रोटीन का, यानी अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ जो होता है वो प्रोटीन का होता है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ये एक प्रकार का वसा है। इस पर कार्बोहाइड्रेट्स मत जाइएगा, क्योंकि काफ़ी एग्जामों में कई जगह इसका आंसर तो कार्बोहाइड्रेट्स दिया है, लेकिन इसका आंसर जो है वो है वसा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर लगभग 80 क्वेश्चंस को देख लिया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आप लोग एक बार इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।